नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लवर सोना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी, अपनी फैमिली सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो क्या है, कैसे किस तरीके से काम करती है और जो उसमें जुडिशियल पावर है वो कैसी है और कितनी है, किन लोगों को दिया गया है। तो आज हम लोग पॉलिटी क्लास 8 के चैप्टर 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। मीन्स अगर कोई अपराधी है तो उसको किस तरीके से सज़ा दिया जाएगा, अगर कोई अपराधी नहीं है तो उसको किस तरीके से सज़ा से बरी किया जाएगा। तो आप लोग मूवी वगैरह देखे होंगे और मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि जो पुलिस अफसर होगा वो सिर्फ क्या करता है, एफआईआर दर्ज करता है, रिपोर्ट को दर्ज करता है और अपराधी को गिरफ्तार करता है। फिर अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद वो जो है पुलिस अदालत ले जाता है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे क्या पुलिस ही है जो न्याय करती है? तो जी नहीं, पुलिस न्याय नहीं करती है। पुलिस सिर्फ अपराधी को गिरफ्तार करती है, सिर्फ उसका काम है गिरफ्तार करना, और बाकी काम जो है अपराधी को 24 घंटे के अंदर उनको अदालत ले जाना काम होता है पुलिस का। तो फिर अदालत जो है वो तय करती है कि कोई आरोपी है या नहीं, वो दोषी है या नहीं। तो संविधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है तो उसके बाद अधिकार है उसको कि वो निष्पक्ष सुनवाई करने का उसको अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी न्याय प्रणाली व्यवस्था जो है वो काम करती है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका भी हासिल करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एफआईआर के बारे में सुने ही होंगे आप लोग, उसके बारे में जानते ही होंगे। फिर आप लोग जानते होंगे सरकारी वकील कौन होता है। चोरी अगर कोई करता है तो फिर उसको किस तरीके की सज़ा दी जाती है। फिर न्याय पाने की जो प्रक्रिया होती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोग की जो भूमिका होती है वो किस तरीके से होती है। तो ये सब आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर मामले में उस प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसका हमने काल्पनिक उदाहरण का पहले जो है वो जिक्र कर चुके हैं, जान चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि आपराधिक न्याय व्यवस्था किस तरीके से अलग है और लोगों के बीच में कैसी भूमिका निभाती है। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान है, अगर कोई भी व्यक्ति आरोपी होता है तो उस पर निष्पक्ष सुनवाई करने का उनको अधिकार होता है। तो वो जो है निष्पक्ष सुनवाई करती है फ्रेंड्स। उसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि निष्पक्ष सुनवाई क्या होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर बात करें इस अध्याय की, तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि निष्पक्ष सुनवाई क्या होता है, एफआईआर क्या होता है, सरकारी वकील क्या होती है, न्यायाधीश क्या काम होता है, पुलिस क्या काम होती है आपराधिक न्याय प्रणाली में। इन सब की चर्चा जो है इस अध्याय में करेंगे अब हम लोग। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कहानी के द्वारा जो है इसको समझाया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद में एक व्यक्ति है जिसका हार जो है वो चोरी हो जाता है और वो पिछले कई घंटों से उसको ढूंढने में लगी होती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 8 के लिए है और हम लोग कंपटीशन के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस कहानी को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी 8 क्लास के स्टूडेंट हैं। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है उसको। अब जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस है कि आर्टिकल्स 22 जो है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को ये राइट दिया गया है कि वो अपना वकील जो है खुद चुनेगी और अपने बचाव के लिए मौलिक अधिकार उनको प्राप्त है। तो ये वकील जो चुनने का अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल्स 22 के तहत दिया गया है। फिर संविधान के अनुच्छेद में 39A में आप देखेंगे कि जो नागरिक है उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकता है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी वकील रखने की उसको पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब इंसान है, तो वो राज्य की जिम्मेदारी होती है 29A के तहत कि उसे वकील सुपुर्द करवाएगा, उसको वकील दिया जाएगा और वो वकील जो है उसकी तरफ से लड़ेगी। तो वकील जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों तरफ से लड़ा जाता है, पक्ष की ओर से भी वकील रहता है और विपक्ष की ओर से भी वकील होता है। जो दोषी होता है वो भी अपना वकील एक रख सकता है और जो आरोप लगाया है वो भी अपना एक वकील रखेगा। इसका मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स 2 वकील रखे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 कॉन्सेप्ट जो है ज़रूर याद रखिएगा, इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ
बता दिया गया है स्टोरी के माध्यम से। ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम समझ सकते हैं कि किस तरीके से न्यायिक प्रणाली जो है, आपराधिक प्रणाली में पुलिस क्या काम करती है, सरकारी वकील क्या काम करती है, बचाव पक्ष का क्या काम करती है और न्यायाधीश की क्या भूमिका है। उसके बाद देखेंगे शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ इस कहानी को, अगर किसी के घर में कुछ चोरी हो जाए, उसके बाद उसमें देखा कि फलाने व्यक्ति ने जो है मेरा सामान चोरी कर लिया है, तो पुलिस स्टेशन में वो जा कर के रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। और पुलिस का काम होता है फ्रेंड्स कि वो रिपोर्ट को दर्ज कर लेगा और उसके बाद उसके पास सबूत उसके पास रहेगा। उसके बाद पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जो है उसको देखती है, ये रिपोर्ट उसको मिल गया है, सबूत उसको मिल जाने पे पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद में उस पर चार्जशीट दायर किया जाता है और उसको फ्रेंड्स फिर अदालत ले जाया जाता है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद में दाखिल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में कोर्ट जो है प्रक्रिया शुरू होती है। कोर्ट में जो है सरकारी वकील होने का मतलब है कि जिसके यहाँ चोरी हुई है, जो चोरी पीड़ित पक्ष जो है जिसके यहाँ चोरी हुआ है, तो जिसके यहाँ चोरी हुआ है उसके तरफ से सरकारी वकील काम करेगी। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अपने देश में अपराध को सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विरुद्ध नहीं देखा जा सकता है, बल्कि एक अपराध पूरे समाज के लिए माना जाता है। इसीलिए जो भी पीड़ित होता है उसके तरफ से सरकारी वकील काम करते हैं। यहाँ पे सरकारी वकील किसके तरफ से हो जाएंगे? जो पीड़ित व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के घर में चोरी हुआ है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो अपराध किया है, जो आरोप लगाया गया, वो भी अपने बचाव पक्ष के लिए एक वकील रखेगा। तो यहाँ पे दोनों पक्ष पे जो है बचाने के लिए दोनों अपने अपने वकील रखेंगे। तो दोनों अपने पक्ष को बचाए के लिए वकील रखते हैं। अब न्यायाधीश का काम है फ्रेंड्स दोनों पक्ष को सुने, सारे सबूतों को, गवाहों को देखे, ध्यान से देखे। उसके बाद में फिर वो फैसला अपने बुद्धि विवेक से ले कि क्या ये व्यक्ति आपराधिक है या नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि पुलिस की, सरकारी की और जो सरकारी वकील है और न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। अब अपना अगला टॉपिक है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आइए अब हम लोग देखते हैं। अभी आप लोग देखें कि पुलिस का क्या काम है कि अगर कोई शिकायत के विषय में FIR दर्ज करवाती है तो उसका काम होता है उस चीज़ को देखना, उसके बाद उसको जो है अदालत तक ले जाना। उसके बाद जानकारी मिलने के बाद वह जो है FIR दर्ज करवाएगा। उसके बाद उस पर जांच करेगा। जांच का मतलब ये होता है कि गवाह या सबूत के बयान पे इकट्ठा करेगा, जमा करेगा। उसके बाद में उसको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति आरोपी है या अपराधी है तो उसे गिरफ्तार भी कर सकता है। उसके बाद वह आरोप पत्र या चार्जशीट जो है अदालत में दाखिल कर सकता है। कानून का शासन का है अपने देश में, सभी जानते हैं। कानून का शासन क्या है? विधि का शासन का मतलब है कि सभी व्यक्ति जो है वो एक समान होगा, सभी एक तय प्रक्रिया के तहत जो है काम करेगा, किसी भी के साथ जो है छल नहीं किया जाएगा, ना ही किसी के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। जब भी फैसला होगा तो दोनों के पक्षों को सुन के किया जाएगा। अब जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक उदाहरण लेके डिस्कस करना चाहती हूँ। कोई यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है, मीन्स इसके पास पैसे बहुत कम है। तो ये अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म करता है, कोई मर्डर ही कर दिया है, तो फ्रेंड्स ये अगर चाहेगा, और ये भी फ्रेंड्स बहुत गरीब व्यक्ति है और ये भी मर्डर किया और ये भी मर्डर किया, ये भी मर्डर किया है, तो ये इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है, दोनों ने मर्डर किया, दोनों का केस बराबर है। तो यहाँ पे ऐसा ये नहीं है कि कानून के सामने ये बरी हो जाएगा, ये पैसा दे के छूट जाएगा, और इसके पास पैसा नहीं है तो ये नहीं छूट पाएगा, ये बेगुनाह होते हुए भी इसको जेल की सज़ा काटनी होगी। तो ऐसा हमारा कानून नहीं है। हमारा कानून कैसा है? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बहुत पैसा वाला हो या कम पैसा वाला, गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान, संप्रदाय से हो, उसको एक बराबर जो है सज़ा दी जाती है और एक बराबर हमारे संविधान में दिया गया है कि उसको अधिकार है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग जो है अब देखेंगे आगे। तो अपने तरीके से, मन मर्जी तरीके से कोई काम नहीं कर सकता है। जो पुलिस काम करती है वो भी एक प्रक्रिया से काम करती है। पुलिस भी एक कोड होता है, एक नियम होता है, किस तरीके से काम करती, किस किस आधार पे काम करेगी। तो पुलिस के विषय में ये एक बताया गया है। अब आगे इसमें देखेंगे कि एक जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस तरीके से गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में लेगी और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय करती है। और इस निर्देश को पुलिस को जांच के दौरान किसी भी को सताने या पीटने, गोली मारने का अधिकार नहीं होता है। किसी छोटे से छोटे अपराधी के लिए भी पुलिस किसी भी
किसी को जो है सज़ा नहीं दे सकती है। तो पुलिस जो है अपने मनमानी तरीके से अपने जो अंडर कस्टडी में रखी हुई है, हिरासत में जो आरोपी है, उसको वो मार नहीं सकती है, पीट नहीं सकती है, उसके साथ कोई हरासमेंट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे पुलिस का ये अधिकार नहीं है। अगर पुलिस करती है तो उसके ऊपर भी कानूनन कार्रवाई की जाएगी पुलिस के ऊपर। अब हमारा आर्टिकल्स जो है 22 जो है और फौजदारी कानून के प्रति व्यक्ति को इस नीचे दिए गए मौलिक अधिकार कुछ दिए गए हैं फ्रेंड्स। अगर कोई आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है तो सबसे पहली बात आपको ये जानने का अधिकार है कि भाई मुझे अधिकार, हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, कि मुझे जो अरेस्ट किया जा रहा है वो किस पर्पज़ से किया जा रहा है, मैंने किया क्या है। आपको ये अधिकार है, आप सामने वाले पुलिस से ऐसा पूछ सकते हैं, आप उसको जान सकते हैं, आप उससे पूछेंगे कि भाई मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का भी अधिकार होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर कोई गिरफ्तार कर लिया गया है तो पुलिस उसको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। उसके बाद फ्रेंड्स यह बताया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करती है पुलिस तो जो है उसको ये नहीं है करने का। फ्रेंड्स इससे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको और भी इस बातें की जानकारी होनी चाहिए ताकि आपके साथ कोई भी हरासमेंट ना हो। उसके बाद में पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये समझेंगे कि ये इकबालिया कानून क्या है और ये बयान क्या है, इसके तहत किस तरीके से काम करती है। तो क्योंकि आप देखे होंगे फिल्म में पुलिस जो है कई बार आरोपी को सतह को मार करके उसे कबूल कराने के लिए कहती है कि अपना का जो है कबूल कर लो, गलत काम किया है। तो इस तरीके से पुलिस जो है जबरन नहीं कर सकती है। पुलिस के अंडर में जब भी कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, नहीं कबूलवा सकती है। उसके बाद 15 साल से जो कम उम्र के बालक हैं या किसी भी महिला को सवाल पूछने के लिए थाना जो है नहीं लाया जा सकता है। तो कोई भी महिला हो उसको थाना जो है जबरन नहीं बुलाया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग खुद देंगे, जो 8 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डब्बा में बताया गया है फ्रेंड्स, कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की गई है। इस नियम को जो है ना वो DK बासु दिशा निर्देश कहा जाता है। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो दिशा निर्देश में ये दिया गया है कि फ्रेंड्स अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की जो पोशाक होती है उस पर एक पहचान होनी चाहिए। उस पोशाक के ऊपर उसके नाम होना चाहिए कि हाँ ये फलाना डिपार्टमेंट का है, और उसका जो है नेम लिखा हुआ होता है नेम प्लेट पे साइड में। तो नाम पट्टी होना चाहिए और उसका एक स्पष्ट पद और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए कि वो वाकई में सरकारी कर्मचारी है या नहीं है, या कोई नॉर्मल ड्रेस में आ गया है और कह रहा है कि मैं पुलिस हूँ, मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये सब पहचान करने के लिए आनी चाहिए कि वो जो पुलिस का ड्रेस है वो पहना है या नहीं पहना, उसके कपड़े पुलिस वाले हैं नहीं, उसके पुलिस वाले कपड़े पे जो नाम लिखे होते हैं वो है भी नहीं है नहीं है, ये सब आपको खुद से पहचान करना होगा। दूसरा यहाँ पे ये है कि गिरफ्तारी के समय जो है वो अरेस्ट मेमो के रूप में आपको गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाए। मीन्स अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो क्या कारण से किया जा रहा है, किस कारण से किया जा रहा है, वजह क्या है गिरफ्तार करने का, वो भी आपको देखने का। और उसमें एक कागज़ तैयार होता है, उसमें सारा जो है लिखा हुआ होता है कि हाँ इस बंदे को इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद में जो गिरफ्तारी किया जाता है उसका समय और तारीख वगैरह का उल्लेख भी किया हुआ रहता है। फिर जो सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह भी होना चाहिए, क्योंकि जब गिरफ्तार करने आता है तो आपके आस पड़ोस मोहल्ले या फिर आपके किसी घर से व्यक्ति को एक गवाह के रूप में दिखाया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये जुर्म किया है और इसलिए इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद में जब वो गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार या व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का जो है सिग्नेचर भी होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो गिरफ्तार किए गए हैं उसको हिरासत में रखे गए या उससे पूछताछ की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। अगर उसको फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये कोई मोहन नाम का लड़का है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये जो है फैमिली
को अपना जा कर के इन्फॉर्म करेगा कि हाँ भाई मुझे इस कारण के लिए गिरफ्तार अब कर लिया गया है, अब आप मेरे लिए एक वकील रखिए। तो इसको जो है इस आरोपी के लिए भी अपना एक वकील रखने का अधिकार है। तो किसी भी व्यक्ति को दोस्त या संबंधी या उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में स्पष्ट जानकारी जो है वो भेज दी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो शांति की कहानी थी कि किस तरीके से उसका जेवर जो है वो चोरी हो जाता है और वो चोरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और शांति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ये कहानी के बारे में बताया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि पुलिस जो है वो FIR दर्ज होने के बाद किसी भी अपराध को पड़ताल करना शुरू कर देती है, मीन्स उसका जांच वगैरह करना शुरू कर देती है। कानून में जो है ऐसा कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन जो है FIR दर्ज करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये बताया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि संज्ञेय क्या है। संज्ञेय का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई ऐसा अपराध जिसे भारी माना, जैसे कत्ल किया जाना, किसी की हत्या कर देना, दहेज के मामले में सताया गया, इन सब मामलों में क्या होता है कि अगर सूचना मिलती है थाने के प्रभारी अधिकारी को तो वो फ़ौरन FIR दर्ज करता है, यानी उस बात का रिपोर्ट लिखेगा। ये रिपोर्ट जो होता है मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो, किसी भी रूप में जो है उसको प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में FIR जो है आमतौर पर वारदात की तारीख उसमें रहेगा, फिर समय रहेगा, स्थान रहेगा का उल्लेख वगैरह किया जाता है कि हाँ इस समय इस तारीख पर ऐसा किया गया था। उसके बाद जो वारदात है उसका मूल तथ्य जो है, घटना, ये सब विवरण वगैरह उस पर लिखा हुआ रहता है। अगर अपराधी को पता हो कि उसका नाम और गवाह का भी उल्लेख किया जाता है तो FIR जो है शिकायत कराने वाले का नाम भी और पता भी उसमें लिखा होता है। FIR के लिए जो है पुलिस के पास एक खास फॉर्म होती है। तो फॉर्म जो होती है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस तरीके से फॉर्म होती है। वहाँ पे व्यक्ति का नाम, पता, वो डेट वगैरह लिखा हुआ है, कितने से कितने बजे तक अपराधी जो है उसके साथ अपराधी किया गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो जगह है, एड्रेस, पता, नाम व्यक्ति का रहता है, उसकी जो एज होती है वो लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जो है, एड्रेस लिखा हुआ रहता है। इस तरीके से कुछ फॉर्म वगैरह रहती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके का कुछ फॉर्म वगैरह होता है। तो यहाँ पे वो सारे फॉर्म होती है और उसी के अनुसार जो है वो काम करती है। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का भी कानून का ये अधिकार दिया गया है कि वो जो है नकल पुलिस से पाएगी। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि सरकारी वकील की क्या भूमिका है। तो उसके बाद जो है अपना अगला टॉपिक है कि सरकारी वकील की जो है वो भूमिका क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला लाइन जो दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला लाइन है कि कोई भी अगर आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि वो पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक सुधा नाम की लड़की होती है जो कि उसका दहेज के मामले में हत्या कर दिया जाता है जला करके। लक्ष्मण और उसके परिवार को यह मुकदमा जो है राज्य के और दायरे में किया गया था, इसीलिए मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण और अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए उसको दहेज के कारण जला दिया गया था। तो ये जो है ये अपराध जो किया गया है ये किसी पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, पूरे जनता के खिलाफ है। अब कोई कत्ल कोई करता है तो वो सिर्फ परिवार वालों के लिए ही कत्ल नहीं होता है, पूरे देश के लिए बात होता है। तो आगे भी ऐसा किसी साथ ऐसा हो सकता है। इस तरह का जो भी घटना होता है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या उसके परिवार का ना होकर के पूरे देश का होता है अथवा राज्य का होता है। तो जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसकी तरफ से कौन काम करता है, तो राज्य होता है। यहाँ पे पहले हम लोग देखें कि जिसके घर में चोरी हुआ है तो वो पीड़ित है और जो सरकारी वकील काम करता है, और सरकार वकील जो है वो किसकी तरफ से काम करेगा, राज्य की तरफ से किया जाता है। तो वो जो पीड़ित है वो जो किया जा रहा है घटना तो पूरे समाज के लिए किया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, तो पूरे समाज के लिए होता है। तो पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य हो गया और जो पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य काम कर रहा है वो सरकारी वकील होगा। तो सरकारी वकील जो है वो पीड़ित व्यक्ति की तरफ से काम करेगा। तो यहाँ पे
एग्जाम्पल के रूप में ये सब यहाँ पे बताया गया है लक्ष्मण और सुधा के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अदालत जो है वो सरकारी वकील राज्य का पक्ष वहाँ पे प्रस्तुत करेगा। उसके बाद सरकारी वकील की भूमिका शुरू हो जाती है। फिर पुलिस जो है वो जांच के लिए अदालत में आरोप पत्र दाखिल भी करता है। सरकारी वकील की जांच में कोई भूमिका जो है वो नहीं होती है। उस राज्य और अभियोजन प्रस्तुत करना न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप में अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य गवाह सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। तो अदालत भी जो होती है वह सही फैसला तभी दे देती है जब वो सारा चीज़ देख ले कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे चलाई गई है। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि कुछ यहाँ पे कार्टून वगैरह दिया गया है। उसके बाद बताया गया है श्रीमती शिंदे आपका हार्ट किस तरीके से गायब हुआ। तो ये पिछले वाले स्टोरी को बताया गया है। तो ये जो बंदा है एक्सप्लेन करती है कि मैंने सोचा था कि हर दराज में रखा होगा, मीन्स हार जो होगा वो किसी दराज में रख दी होगी, ऐसा वो सोच रही है। तो शांति जो नाम की बाई होती है वो चुरा लेती है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति उसके कमरे में जो है नहीं जाता है। तो मिस्टर शिंदे जो होते हैं वो कहते हैं सर के संदूक की तलाश की। तो वहाँ पे जो लिफाफे होते हैं वहाँ पे 10,000 रुपये देख करके तभी अचंभे में पड़ जाते हैं। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। तो इस तरीके से कुछ कहानी वगैरह दी गई है। उसके बाद हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स कि जो न्यायाधीश होती है उसकी क्या भूमिका है, न्यायाधीश किस तरीके से काम करती है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यायाधीश जो होते हैं उसकी वही हैसियत होता है जो कि खेल में अंपायर का होता है। तो अंपायर का क्या काम होता है, सिर्फ देखता है और जो भी आउट वगैरह होता है उसको वो अनाउंस करना। तो यहाँ पे वो निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करती है। तो न्यायाधीश जो है सारे गवाहों बयान को सुनती है और उसके बाद में वो निष्पक्ष जो है वो बचाव के लिए अपना रिजल्ट देती है कि हाँ ये गलत है। उसके बाद उसके बचाव के पक्ष की तरफ से भी पेश किए जाते सबूत जो होते हैं उसको भी जांच करती है। फिर अपने सारे सामने जितने भी मौजूद बयान होते हैं, सबूत होते हैं, उसके आधार पे कानून के अनुसार न्यायाधीश तय करती है आरोपी जो है वो सच में दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश को उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधान के हिसाब से व्यक्ति जो है वो जेल भेज सकता है या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह को सज़ा दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इतना देखें। उसके बाद ये समझेंगे कि ये जो निष्पक्ष सुनवाई है वो क्या है, फेयर ट्रायल। तो ये जो है अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और संचालित करते तो क्या होता। ऐसा सोचिए कि अगर वो जो न्यायाधीश है वो शांति का मुकदमा किसी और तरह से संचालित करते तो क्या होता। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र गवाह के बयान की नकल ना दी होती तो क्या होता। उसके बाद में यहाँ देखेंगे कि अगर उस न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहाँ पे शांति और सुशील दोनों जो है नहीं जा सकते तो क्या होता। इस तरीके से कहानी में बताई गई है। तो अगर यहाँ पे न्यायाधीश जो है वो शांतिकारी की जो एडवोकेट है रॉय उसको अभियोजन की ओर प्रस्तुत कर देता। उसके बाद श्रीमती जो शिंदे थे उनके गवाहों पर जिरह करने का पर्याप्त समय जो है नहीं था। हम लोग पहले भी देख चुके थे कि आर्टिकल्स 21 जो है हमें राइट टू लाइफ का अधिकार देती है। तो हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो अमूल्य है, वो बहुत ही कीमती है। किसी भी व्यक्ति का जीवन को या किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को ऐसे भी नहीं छीना जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा अपराध भी किया है तो पहले जो है सिद्ध करना होगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रूव करना होगा कि हाँ ये व्यक्ति ये काम गलत किया है, तब उस व्यक्ति के जीवन को छीना जाएगा, यानी उसे मौत की सज़ा दी जाएगी या फिर उसे फांसी का सज़ा दिया जाएगा या तो फिर उसे जुर्माना वगैरह लगाया जाएगा। इतनी आसानी से किसी को नहीं कहा जा सकता है कि आपको जेल हो रहा है। उसके लिए भी एक तय प्रक्रिया होता है, उसके बाद में एक निष्पक्ष सुनवाई होती है, फिर उसके बाद में उसे जुर्माना वगैरह दिया जाता है। उसको जो है पहले से दोषी ना मान करके कार्रवाई जाएगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो दोषी साबित होगा तो सज़ा होगी, अगर वो दोषी साबित नहीं होगा तो सज़ा नहीं होगी। तो जब भी निष्पक्ष सुनवाई होता है तो उसमें अनुच्छेद 21 का जो है पालन किया जा सकता है और उसके बाद व्यक्ति जो है वो उसका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे कुछ ऐसी मूलभूत बात है जो कि हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मूलभूत बात ये है
कि जो निष्पक्ष सुनवाई है क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किसका ध्यान रखा जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पुलिस जो चार्जशीट दायर करते हैं, जो भी पीड़ित हैं जो जो सबूत दिए हैं, उन सब का नकल जो है आरोपित व्यक्ति को दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। भाई ये बातें जो है तुम्हारे खिलाफ जो है कही जा रही है, अगर तुम खुद को सही साबित करना चाहते हो तो तुम अपने एक वकील को रख सकते हो। उसके बाद अपने बचाव के लिए जो है वो वकील को रखेगा। फिर जो उसको चार्जशीट वगैरह दायर जो किया जाता है, जो उसको एक नकल दी जाती है, वो अपने पास रखता है और उससे कहा जाता है कि तुमने भाई ये जुर्म किए हैं और तुम्हें ये सब को पढ़ करके अपने लिए एक वकील रखना चाहिए। तो उसके बाद जो है मुकदमा जो भी है वो अपने खुली अदालत में होगा, ऐसा नहीं किसी गुप्त जगह पे होगा। खुली अदालत का मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति चाहे वहाँ पे आसानी से शामिल हो सकता है, देख सकता है। अगर उसे लगता है कि यहाँ पे गलत बताया जा रहा है तो गवाह के रूप में वहाँ पे गवाही भी दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे कि जब मुकदमा चल रहा है तो आरोपी व्यक्ति जो है वो भी वहाँ पे उपस्थित रहेगा, ताकि वो भी अपना पक्ष में कुछ बोल सकता है, रख सकता है। अगर नहीं होगा तो जो पीड़ित व्यक्ति होगा वह अपने मर्जी से, उनका वकील अपने मर्जी से कह सकता है, उसके बाद अपने दोषी साबित कर सकते हैं। उसके बाद है कि जो आरोपित व्यक्ति है, अगर यह उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वकील नहीं रख सकता है तो उसे वकील की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि उसका विपक्ष अच्छे से कोर्ट के सामने रखा जाए। इसके साथ साथ जिस वकील की व्यवस्था की जाएगी उसके लिए उस वकील को समय दिया जाएगा कि जो भी गवाह रखे गए, जैसे कि पीड़ित व्यक्ति है वो गवाह लाएगा कि हमारे घर में चोरी हुई, ये गवाह इसने देखा है चोरी करते हुए, तो जो आरोपित व्यक्ति का वकील है उसे भी अधिकार दिया जाएगा कि उस गवाह से पूछताछ किया जाएगा। फिर नया गवाह अगर कोई है तो ये बताएगा कि व्यक्ति दोषी नहीं, इसे चोरी नहीं की है, तो ऐसे गवाह को पेश करने का अधिकार है उस वकील के पास, यही व्यवस्था हो जाएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ये है कि कोर्ट जब भी ट्रायल करती है तो आरोपी को निर्दोष मान के करती है। कोर्ट का मानना है कि जो भी आरोपी व्यक्ति है कोई भी गलती नहीं की है। अब यहाँ पे अभियोजन पक्ष जो है, इसका मतलब जो पीड़ित पक्ष से जो है, तो उसको भी ये अधिकार है कि वो अपना पीड़ित जो भी है वो अपना पक्ष रखेगा कि हाँ मैंने ये गलती नहीं किया है और मैं इसके लिए निर्दोष हूँ। तो उसके बाद में तब उसे दोषी कोर्ट मान लेगी, फिर उसके बाद फैसला सुनाई जाएगी। क्या होता है कि न्यायाधीश जो है अदालत में जो भी साक्ष्य या सबूत पेश किए जाते हैं उसी के आधार पे वो फैसला सुनाते हैं। इसके साथ साथ बताया जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई जो होती है, जो न्यायाधीश है उसका भी आचरण जो हो वो सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि सब कुछ सुनने के बाद भी वह आचरण सही नहीं है और वो अपने तरीके से फैसला सुना दे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायाधीश भी सही हो। अगर जो आरोपी व्यक्ति है सब कुछ होने के आधार पर न्यायाधीश देखता है कि हाँ सचमुच में इसने दोष किया, अपराध किया है, उसे सज़ा सुनाई जाएगी, और वो देखेगा कि साबित हो अपने अपराध नहीं किया है तो उसे बरी कर दी जाएगी, उसे आज़ाद दे दी जाएगी। ये सभी बातें जो है निष्पक्ष सुनवाई में बताई जा रही है। उसके बाद में हमारे देश में जो है कानून का शासन है, हमारे देश में विधि का शासन है। विधि के शासन का मतलब है कि सभी व्यक्ति के लिए जो है एक ही शासन होगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान का हो, उसके साथ भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा, उसके साथ निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार दिया जाएगा। कानून का शासन इसको ऐसा कहता है कि कानून के सामने हर कोई व्यक्ति बराबर होगा। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ना दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे सभी को जो है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अगर उसके विरुद्ध कुछ हो रहा है, कुछ गलत काम किया है तो निष्पक्ष से की जाएगी, तो ये जो सही बात होगा वो सामने आ जाएगा। किसी ने चोरी किया है और सब कुछ सही है, सारा प्रोसेस सामने रख दिया जाए तो सही ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि उसने जो है चोरी नहीं किया है, और तब जो है यहाँ पे सब कुछ सिद्ध हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह दी गई है जो कि 8 क्लास के बच्चों को प्रैक्टिस करना है, देखना है। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो कि ये बताया गया है कि आरोपी का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को आरोप कहा गया है जिस पर अदालत किसी अपराध के लिए मुकदमा के ऊपर चल रहा होता है। संज्ञेय का मतलब ये होता है कि कोई अगर अपराध करता है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। मीन्स कोई मर्डर किया है तो वो अगर संज्ञेय स्थिति में देखा जाएगा तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। जिरह का मतलब ये होता है कि कोई
गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है, उसको जिरह कहते हैं, जिसके उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित करने का भी जिरह कहा जाता है। उसके बाद हिरासत का मतलब ये होता है, डिटेंशन का मतलब पुलिस किसी को गैर कानून ढंग से अपने कब्जे में रखना। उसका निष्पक्ष का मतलब ये होता है कि न्याय संगत व्यवहार करना, किसी एक पक्ष के समर्थन में ना बोल करके दोनों पक्ष को देख करके, दोनों पक्षों को सुन समझ करके अपने बुद्धि और विवेक से न्याय करना। फिर उसके बाद में किसी अपराध का आरोप लगना, तो जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है तो उस पर अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, इसे अपराधी के आरोप में किया जाएगा। गवाह का यहाँ मतलब क्या होता है? गवाह का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति को अदालत में बयान देने के लिए या बुलाया जाता है तो उस व्यक्ति के मामले में संबंध में यह देखा जाता है कि यह सुना जाता है कि उस गवाह में क्या कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।